आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा लेसन नंबर 10 है, विद्रोही और राज। और ये इस चैप्टर की सेकंड क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने ये पूरा पेज अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे विद्रोह का आपका डर्रा। बेसिकली क्या है विद्रोह, मैंने आपको समझा दिया था। मेरठ में शुरू हुआ। अच्छा, मेरठ में ही क्यों शुरू हुआ? और फिर जो विद्रोही थे वो दिल्ली आए। दिल्ली भी क्यों आए, क्या कारण था दिल्ली आने का, ये मैंने आपको क्या करा, बता दिया है कि भाई, बताया था ना कि बहादुर शाह जफर कि मुगल वंश के थे, वो उनका नाम था, इसीलिए विद्रोही चाहते थे कि वो हमें सहयोग करे। इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे लाभ ये मिलेगा कि जो अन्य विद्रोही हैं या जो अंग्रेजों के खिलाफ है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। क्यों? लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी ताकत हमारे, कि मुगल वंश उस समय भी बेशक से कमजोर हो गया था, पर उसका नाम था पूरे देश। ठीक है, कहता है कि यदि इन विद्रोहियों को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रूप से रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे ही वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। यानी मेरठ से जैसे विद्रोह शुरू हुआ, एक शहर से फिर दूसरे शहर में गई खबर, दूसरे से तीसरे में, और ऐसे सब जगह के जो सिपाही हैं वो सब के सब क्या हो गए, विद्रोह करने लगे या फिर विद्रोह में शामिल हो गए। उन्होंने हथियार उठा लिए अंग्रेजों के खिलाफ। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम आपका कमावेश एक जैसा था। यानी हर छावनी में जहां पर सैनिक वगैरह रहते थे, तो वहां पर विद्रोही जो थे उन लोगों ने सरकार यानी अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर, अपनी आवाजों को बुलंद कर लिया था, या फिर हम ये कहें तो अपनी आवाजें उठा ली थी। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना, सबसे पहले जो विद्रोह है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? सैनिकों के द्वारा। और सैनिकों में अगर हम बात करें तो कहां पर विद्रोह स्टार्ट हुआ है? मेरठ में। कब शुरू हुआ था? 1857। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलो देखते हैं। कहते हैं सैनिक विद्रोह कैसे शुरू हुए, ये तो हमने स्टार्टिंग से वैसे जान लिया, लेकिन अब और अच्छे से जानेंगे। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ ही अपनी कार्रवाई शुरू की। यानी कोई ना कोई खास वजह थी। कई जगह शाम के समय तोप के गोले दागे, तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह के संकेत दिए गए। समझ रहे हो? बिगुल का मतलब है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाया गया, और कहीं पर तोप के गोले दागे गए, और इसके बाद लोगों से आह्वान किया गया विद्रोह में शामिल होने। ठीक है भाई, आगे क्या कहता है? आगे कहता है सबसे पहले उन्होंने शस्त्रगार पर कब्जा किया। शस्त्रगार मतलब जहां पर हथियार वगैरह रखे थे, जैसा कि आप लोगों को RRR फिल्म में बताया गया है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बता दूं। केवल वो फिल्म का एग्जाम्पल आप लोगों को इसलिए दिया जा रहा है, एक तो वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, दूसरा उन्होंने शस्त्रगार पर कब्जा। तीसरी बात, अंग्रेजों की सेना में भारतीय भी शामिल होते, याद रखना। शस्त्रगार पर कब्जा किया और सरकारी खजानों को लूटा, क्यों? क्योंकि ये पैसे आगे काम आने वाले थे। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजानों, टेलीग्राफ, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया। सारे रिकॉर्ड को जलाते चले गए, और गोरे लोगों से संबंधित जितनी भी चीजें थी, हर शख्स, हर उस पर, हर जगह पर जहां पर गोरे लोग संबंध रखते थे या जो उनका स्थान था, वहां पर इन्होंने हमला किया। और इसके बाद में हिंदू, मुसलमान और तमाम लोग जो थे वो एकजुट हो गए, और उन्होंने क्या किया, फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपील जारी होने लगी। इसका मतलब यही था कि भाई सभी लोगों को विद्रोह में शामिल करने की बात हुई। इसमें हिंदू भी शामिल हुए, मुस्लिम भी हुए, फारसी यानी पारसी लोग जो थे वो लोग इसमें शामिल हुए। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है फिरंगियों का सफाया करने के लिए। फिरंगी अंग्रेजों के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर पिंक कलर का जो ये बॉक्स है इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। देखो लिखा हुआ है फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है, जो एक फ्रैंक यानी फ्रांस का नाम पड़ता है, या फ्रांस के शब्द से निकला हुआ शब्द है। ठीक है भाई, फिरंगी शब्द जो है वो एक फारसी भाषा का शब्द है, और फारसी भाषा में जो फिरंगी शब्द है इसका प्रयोग शायद फ्रैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रैंक या फ्रेंच, बेसिकली फ्रांस के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, और इसमें उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों के मजाक उड़ाने के लिए भी कभी कभी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और ये
उनका अपमानजनक शब्द है, यानी जैसे हम चिढ़ाते हैं किसी को, क्रिटिसाइज करते हैं उसको, उस तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। फिरंगी मतलब यूरोपियन लोगों को चिढ़ाने के लिए। आगे देखेंगे, विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ जो है हमलों का दायरा फैल गया, यानी विद्रोह में आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकारों और अमीरों ने भी विद्रोह के गुस्से का शिकार बनने लगे। अच्छा, ये तो आपको पता ही है, 1857 के आसपास ही हम लास्ट चैप्टर कि भाई साहूकारों के खिलाफ विद्रोह हो रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ भी विद्रोह हो रहे थे, तो लोगों ने साहूकारों को भी अपना क्या किया, निशाना बनाया, शिकार बनाया। किसान इन लोगों देखो, किसान इन लोगों को ना केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, अब ये पेपर में आया भी हुआ है सवाल, इंपॉर्टेंट है कि भाई जो किसान है उनके शोषण का पिट्ठू किसे माना जाता है, तो याद रखना आप सभी को, जो साहूकार लोग हैं इन लोगों को अंग्रेजों का पिट्ठू बोलते हैं। ठीक है भाई, किसको बोलते हैं, साहूकारों को। पिट्ठू बोलने का मतलब ये है कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, उसका जो मेन वजह है वो कौन है, साहूकार। साहूकार और अंग्रेज दोनों मिले हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता है। अंग्रेज हमसे टैक्स लेते हैं और हम पे टैक्स नहीं है तो हमें डायरेक्टली कहते हैं साहूकारों से लो, और साहूकारों को कह रखा है कि इनको राजस्व के नाम का टैक्स दे देना, ताकि वो अब जब अपने खेतों में जब वो अनाज को उगाएंगे तो वो राजस्व जमा करेंगे और आपका ब्याज भी देंगे। तो बेसिकली उनके पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए, लेकिन फिर भी वो मजबूर है कि साहूकारों से ले रहे हैं। इस वजह से साहूकार ही इनका मूल शोषण का कारण है, इसलिए उन्हें पिट्ठू कहा गया। आगे देखो, कहता है कि ज्यादातर जगहों पर अमीरों के घर बार लूट लिए गए, उन्हें तबाह कर दिए गए, और सिपाहियों की जो कतारों में इन छिटपुट विद्रोहियों ने जल्दी ही चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। पहले तो थोड़ा बहुत आंदोलन हुआ, जैसे छुटपुट किया है, छुटपुट विद्रोह था, नहीं तो कम जगहों पर था, लेकिन धीरे धीरे आग की लपटों की तरह चारों तरफ फैलने लगा। ठीक है, हर तरफ फैलने लगा, और ज्यादातर समाज के लोग, अमीर गरीब या फिर समाज के अलग अलग तादाद के जो लोग हैं वो भी इसमें क्या होने लगे थे, शामिल होने लगे थे। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। शासन की सत्ता और आपका सौंपनों के सरेआम अवहेलना होने लगी। सौंपनों का मतलब है जो शासन के नियम है, और जो अंग्रेज थे उनके शासन को कोई मान ही नहीं रहा था, कोई डर ही नहीं था। देखो, आज आपसे कहे जाए कि आप जाइए स्कूल की इमारत को नुकसान कर दो, तो आप नहीं करोगे, आपको पता है सार्वजनिक संपत्ति है, अगर हमने नुकसान करी तो हमें इसे भरपाई करनी पड़ेगी, और हम पे जुर्माना के साथ साथ हमें सजा भी हो सकता है, हम पे केस भी हो सकता है। हमें शासन का डर है, लेकिन उस समय पे लोगों को डर नहीं था। क्या कहता है आगे, मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था, यानी जो विद्रोही लोग जो विद्रोह कर रहे थे, अंग्रेज उनके खिलाफ कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। अंग्रेजों ने उस समय अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे, क्योंकि डायरेक्टली अंग्रेजों से जुड़ी हुई हर चीज पे हमला हो रहा था। और इस जगह ना, कहते ना, घर का भेदी लंका ढाए, वही वाली बात है। हमारे ही कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, या उनको ये लालच था कि आज हमने अगर अंग्रेजों की मदद करी ना, तो कल को अंग्रेज हमें बड़े पद देंगे, हमारी स्थिति सुधर जाएगी, हमें अच्छा मानने लगेंगे, और ऐसा हुआ भी। अंग्रेज उस समय अपनी जिंदगी और अपने घर बार को बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि ब्रिटिश अफसर ने लिखा कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया, कि ब्रिटिश शासन जो था वो कैसा धीरे धीरे पतन हो रहा था उसका, है ना, धज्जियां उड़ रही थी उसकी। अब आपने देखा, विद्रोह किसी एक स्थान से शुरू हुआ, आस पड़ोस के इलाकों में फैला, फिर और फैला, फिर और फैला, ऐसे ही फैलता गया। तो फैलने का साधन क्या था, संचार का क्या माध्यम था, इसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो अलग अलग स्थानों पे विद्रोह के जो डर रहे, उसमें समानता की वजह आंशिक रूप से उनकी योजनाएं और समन्वय में निहित था। हर जगह विद्रोह हो रहा था, लेकिन सब में कुछ बातें समान थी, कि उनमें कोऑर्डिनेशन था। उनमें क्या था, कोऑर्डिनेशन था, समन्वय था। साथ ही साथ में सारे विद्रोही जो थे वो योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि विभिन्न छावनियों में सिपाहियों के बीच में अच्छा संचार बना हुआ था। देखो, जब हम विद्रोह कर रहे हैं और सब जगह के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यही है कि उनके बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा बना।
संचार का साधन उनमें जरूर अच्छा है, जिसकी वजह से वो सब आज के ज़माने में तो बहुत अच्छे संचार के साधन है। पता है आज के ज़माने में अगर किसी इलाके में विद्रोह होता है या फिर किसी इलाके में अगर दंगे फैलते हैं, तो सरकार सबसे पहला काम पता है क्या करती है? क्या करती है सोचो? आप सोचो, जल्दी सोचो। लाठी चार्ज करती है, एक बच्चे ने बताया। जल्दी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो भाई। वेरी गुड। और बच्चे बताओ कोई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मैं इसको पॉज़ नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता मैं। सबसे पहले वो संचार के साधनों का पावर कट करती है, सबसे पहले इंटरनेट बंद कर, और इससे भी काम नहीं चलता तो उस पूरे पर्टिकुलर चित्र की बिजली काट देती। सारी 2 काम करती। ताकि लोग क्या ना कर सके, कम्युनिकेट ना कर सके, लोगों को इधर-उधर से खबर ना मिले, एक आंशिक रूप से वो जुड़े रहे। अपने मतलब वहीं पर ही जहाँ पर है वो वहीं रहे। दूसरी बात फिर वो जगह-जगह पुलिस को तो उस समय संचार का बहुत अच्छा साधन था। इस वजह से सभी लोग एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। कहता है जब 7वीं अवध आपका इर्रेगुलर कैलेवरी, कैलेवरी जो वर्ड है ये सैनिकों के ग्रुप को कहा गया है। कैलेवरी जो वर्ड है ये अब उस समय की बटालियन होती थी सैनिकों की, जैसे आज भी होती है। अगर आप कोई मिलिट्री की फ़िल्म देखोगे तो उसमें कैलेवरी वर्ड यूज़ होगा, ठीक है? और जैसे बटालियन वर्ड यूज़ होता है, तो उस समय जो आपका इर्रेगुलर इर्रेगुलर कैलेवरी थी, उनकी सैनिक थी, उसने मई की शुरुआत में नए कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जल्दी पूछो। गोली है, उसको पहले देखिए पुरानी फ़िल्मों में दाँत से ऐसे छीलते हैं, फिर उसको क्या करते हैं गोली के रूप में जो 2 नाली बोलते हैं उसमें भरते हैं और उसके बाद फिर गोली चलाते हैं। पहले ऐसी गोली होती थी, ऐसी होती थी वो। तो इसका ये था, ठीक है भाई? आपने देखा होगा शोले फ़िल्म में वो एक बेल्ट जैसी पट्टे वाली वो रखते हैं और उसमें तुमने देखा होगा उसमें से गोली निकालते हैं फिर भरते हैं। तो पहले ज़माने में उसको बाकायदा उसमें अच्छी तरीके से फँसा के रखते थे, जिसे दाँत से छीलना पड़ता था और फिर गोली उसमें से निकलती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, हाँ, दाँत से उसको छीलना पड़ता था। देखो, तो इसने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री में लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए फैसला लिया है और हम 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। कि हम इस जो नए कारतूस आए हैं, इन कारतूस का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने डायरेक्टली विरोध जता दिया है और हम इसका क्या कर रहे हैं, इसके जवाब का वेट कर रहे हैं। सिपाही का यह जो है संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। देखो वो जा रहे थे, जैसे एक जगह के सिपाही ने मना कर दिया, तो दूसरी जगह भी गए, फिर तीसरी जगह भी गए। सब जगह ऐसी संचार हो रहा है इस चीज़ का कि भई कारतूस का इस्तेमाल नहीं करा जाएगा। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सभी अपने धर्म की क्या करना चाहते हैं? रक्षा। ये अफ़वाह थी, इसमें गाय और सूअर की क्या है? चर्बी इस्तेमाल की गई है ना? लाबो-लुआब के ये लोग जो हैं यानी लाबो-लुआब का मतलब जो बहुत गुस्से में थे ये लोग, तो बस बगावत के आपके मंसूबे गढ़ रहे थे। इनके मन में बस सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की बातें चल रही थी। उस बारे में और कहता है और उसी बारे में बात करते थे वो, यानी सरकार के खिलाफ उनके मन में जो आक्रोश था, उसके बारे में ही वो ज़्यादातर लोग क्या करते थे? चर्चा करते थे। इसके अलावा देखो कहता है, विद्रोह की बनावट जिन साक्ष्यों के आधार पर हुई, ऐसा लगता है कि इन विद्रोह में एक योजना और समन्वय था। जैसा कि बताया कि विद्रोह जिस हिसाब से चल रहा था, कोई भी कहेगा कि भाई बिना कोई वेल प्लान किए या फिर इनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन ना हो, तो ये चल ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप कबड्डी खेलते हो, एक तरफ दूसरी टीम एक तरफ, अब अगर कोई रेड रेड करने आता है और आपकी टीम है, अगर आप में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना, आप समन्वय नहीं होगा आप में, आप योजना से काम नहीं करोगे, तो आप इस खिलाड़ी को पकड़ नहीं सकते। वो आपको आउट करके आराम से चला, लेकिन आप सब में कोऑर्डिनेशन होगा, आप एक-दूसरे के इशारों को समझोगे कि एक जा रहा है तो मेरे को भी अटैक करना है, उसको पकड़ लेना है फट से, तो हम मिल-जुल कर अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर कहता है कि जो विद्रोह हुआ, उनको देखकर कुछ अहम सवाल जो है वो खड़े होते हैं और ये योजना कैसे बनाई इन्होंने? कैसे इनके बीच में समन्वय स्थापित हुआ? योजनाकार कौन थे? मौजूदा दस्तावेज के आधार पर इन सवालों को सीधे-सीधे जवाब देना बहुत मुश्किल है। यानी उस समय के जो दस्तावेज हैं, जो बुक्स हैं या जो भी लिटरेचर के सोर्स हैं, ये कहना बहुत मुश्किल था कि इन्होंने कोई
ऐसी योजना बनाई हो, फिर भी एक घटना के बारे में बहुत कुछ जो है आपका सुराग हमें देखने को मिलता है कि ये विद्रोह इतना सुनियोजित कैसे था, यानी ये विद्रोह जो है कैसे इतने अच्छे से चल रहा था कि हमारा देश उस समय कई भागों में बटा था और अंग्रेजों ने शासन करने के लिए खास पॉलिसी अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। उन्होंने डायरेक्टली ये बात कही थी कि अगर हमें पूरे भारत पे अगर शासन करना है तो हमें इन्हें कभी भी एक नहीं होने देना, हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़का के रखना है और ये जब टूटे रहेंगे तो कमजोर रहेंगे, संगठित नहीं हो पाएंगे और हम इसका लाभ लेंगे और हम इन पे शासन, और वो यही नीति अपनाते थे। तो भारतीय लोग उस विद्रोह के दौरान जो एकजुट हुए, ये काफी रोचक रहा कि भाई कैसे वो एकजुट हो गए। इसके साथ साथ विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के जो कैप्टन है आपका हियर्से की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जब कैप्टन हियर्से तैनात था तो उसने 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात की और इन्फेंट्री की दलील थी क्योंकि वह अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके हैं, इसीलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि वह भी जो है क्या कहते हैं हियर्से की को मौत की नींद सुला दे। देखो अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, जो ये बात हो रही है हियर्से, ये क्या एक सैनिक अधिकारी है, हियर्से क्या एक सैनिक अधिकारी है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अवध अवध जो है आपका लखनऊ के आसपास का इलाका है। यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में जो है लोगों ने विद्रोह किया और सारे गोरों को मार दिया। तो अब क्या है कि भाई इसीलिए जो अवध के अंदर हियर्से जो तैनात है, सैन्य पुलिस का जो अधीक्षक है, उसको भी क्या कर दे, मार दिया जाए, है ना, या फिर तो उसे गिरफ्तार करके 41वीं जो नेटिव इन्फेंट्री उसके हवाले कर दे। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी, उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको आपको नहीं सौंपेंगे। देखा है अपने आरआर फिल्म में भी वो जो बड़ा वाला अधिकारी है उसकी रक्षा करता है, एक हीरो काला सा होता है, कौन है उसका नाम, नटराजन करके कुछ नाम है, दूसरा कुछ और है, तो दूसरा वाला जो है जो थोड़ा सा वो उसकी रक्षा करता है, जो अंग्रेजी पुलिस में भी शामिल है ना, उसकी सुरक्षा इसलिए करता है ताकि वो भरोसा जीत सके और सबसे बड़े पद तक आ सके और जो उनका शस्त्रगार है उस सबको खत्म कर सके। कहता है अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए रेजिमेंट के पास देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए और विद्रोह की शुरुआत में इतिहासकारों में से चार्ल्स बॉल ने ही लिखा कि पंचायतें रात में कानपुर की लाइनों में एकजुट थे। बेसिकली वहां पर अंग्रेजों को सुरक्षा देने की बात हो रही है और एक तरफ विद्रोही लोग चाहते हैं कि अंग्रेजों को मार दिया जाए, तो सुरक्षा दी जाए इसके लिए वो लोगों की पंचायतें बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इन इसका क्या रोल, ये तो अपना काम कर रहा है, इन्हें मत मारो, इस तरीके से बातें हैं। इसके अलावा इसका मतलब ये था कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और उनकी सभी जीवन शैली एक जैसी थी क्योंकि उनमें बहुत सारे पर्याय एक जाति के होते थे। देखो जो सिपाही थे उनके जो घर बने थे लाइन से बने हुए थे, यानी जब वो वहां पर रहते थे छावनी में, और ज्यादातर एक ही जाति के रहते थे, एक में, ठीक है, एक ही जाति के लोग एक किस में होते थे, बटालियन में होते थे। आज भी होता है, तो गोरखा अलग होता है, मराठी अलग होता है, सिख रेजिमेंट अलग होता है, ठीक है, सेना के अंदर। इसीलिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वह इकट्ठे बैठकर भविष्य के बारे में फैसले ले, क्योंकि इन सब की एक ही जाति थी, एक ही जैसे विचार होते थे इनके ज्यादातर, तो इनमें एकता स्थापित होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैप में भी पेपर में क्वेश्चन आता है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, ये सैनिक थे ना, इनमें सामंजस्य तो है, आज भी गोरखा बटालियन है, मराठी है, सिख है, या फिर आपका असम राइफल के कोई भी हो, इनके में कोऑर्डिनेशन तो आज भी भारत के लिए लड़ते हैं जब जरूरत पड़ती है तो ये सब अपना फर्ज अदा करते हैं। समन्वय स्थापित तो होता ही है कि इन सबको एक रखा जाता है, इसके लिए फायदा सबसे बड़ा यही है। आपने कोई फिल्म नहीं देखी है, वो चार्ली फिल्म नहीं देखी, अजय देवगन की है। वह नेता और अनुयायी। अब हम बात करेंगे 1857 के जो विद्रोह हुए
उनमें अलग-अलग स्थानों पर कौन-कौन नेता थे? पेपर में आता है क्वेश्चन, अवध में कौन था? आपसे लखनऊ के बारे में पूछा जाएगा कि भाई हमारी बात समझ में? कहता है अंग्रेजों से लोहा लेने का मतलब है युद्ध करने के लिए नेतृत्व और संगठन की ज़रूरी थी। आपको पता है इसीलिए लोग दिल्ली आए थे और इन लक्ष्य को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो पहले अंग्रेजों से लड़ चुके थे या अंग्रेजों के विरुद्ध रहते थे। समझ में आ रहा है ना? जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हम पीछे देख चुके हैं कि मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किया था वो फौरन दिल्ली आए थे और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व के लिए दरखास्त दी और उसने उसको स्वीकार कर भी लिया था। दरखास्त मतलब है रिक्वेस्ट करी थी। देख रहे हो ना कैसे घेर के रिक्वेस्ट। इसके अलावा लेकिन वह इस निवेदन पर सहमत हासिल करने में थोड़ा वक्त लगा। बहादुर शाह जफर ने इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए थे और फिर उन्होंने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी। जब कुछ सिपाहियों ने शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन किले में दाखिल हो गए थे, घुस गए थे और मुगल दरबार में घुस गए और बहादुर शाह जफर के पास में कोई चारा नहीं बचा, तो उसको लगा कि भाई अब तो कोई चारा ही नहीं बचा है, मेरे को बात माननी पड़ेगी, तो उन्होंने बात मान ली थी। ठीक है भाई, बहादुर शाह जफर ने। अरे बात समझ में? अन्य स्थानों पर भी छोटे-मोटे पैमाने पर ही सही तरह-तरह के दृश्य देखने को मिले। जैसे कानपुर के सिपाहियों और शहरों के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प नहीं। इम्पोर्टेंट है। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि भाई कानपुर में कौन अगुवाई कर रहे थे? तो क्या बोलोगे आप? वेरी गुड। इनका क्या नाम था? नाना साहेब। और ये कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी, यानी इनके बाद अगले नाना साहेब नाम के व्यक्ति थे जो वहाँ के शासक बने। इसके अलावा झांसी की रानी आप सभी जानते हो, ठीक है भाई? इसने झांसी प्रदेश से क्या किया था? बगावत का नेतृत्व इसने संभाला था। इसके अलावा बिहार के आरा एक स्थानीय जमींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह। 3 नाम आ गए। अवध में जो है नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह। और उनको ये कहते हुए उनकी गद्दी से हटा दिया गया था कि वो अब जनता के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। ठीक है? उनके पूरे के पूरे क्षेत्र जो थे, लखनऊ जो क्षेत्र था अवध के आसपास का, उस क्षेत्र को अंग्रेजों ने ले लिया। लखनऊ यानी अवध का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा वाजिद अली शाह को पसंद करते थे। बट हम क्या देखते हैं इसमें कि वहाँ पर उनको ये कह दिया कि भाई जनता तो आपको पसंद नहीं कर रही, चलो आप हट जाओ, और उनको कलकत्ता भेज दिया था। अभी हम पढ़ेंगे देश से जान जा चुकी, उसमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है? इसके अलावा लखनऊ में ब्रिटिश राज के ठिकाने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे आपका बिजरिस कद्र को अपना नेता घोषित किया। लखनऊ है जो यहाँ पर, ये सारे के सारे नाम याद रखने आपको, किस जगह से है, कौन नेता है। इसके अलावा सभी जगह के नेता से जुड़े व्यक्ति राजा रानी नवाब तालुकदार नहीं थे। देखो हर जगह ऐसा नहीं था कि केवल राजा रानी ही हो यहाँ पर। क्लियर है? इसके बाद देखो कहता है अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों और महिलाओं के जरिए, कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। ये महिला पुरुष दोनों ही भूमिका निभा रहे थे संचार को फैलाने में। साथ ही साथ में इसमें धार्मिक लोग भी क्या कर रहे थे? खबरों को फैलाने का काम कर रहे थे। मेरठ में इस आशय की खबर आ रही थी कि वहां पर हाथी पर सवार होकर एक फकीर देखा गया, हाथी पे सवार होकर, जो सिपाही से मिलने के लिए बार बार आता था। और सिपाहियों को सीधी सी बात है क्यों मिलने आ रहा है, वो जरूर कुछ ना कुछ बात बताता था। तो ये संचार एक जगह से दूसरी जगह की बात कर। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज में नेस्तनाबूद करने की अलख जग रही थी। यानी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुस्लिम थे, परंतु वो चाहते थे कि कैसे भी करके अंग्रेजों को सत्ता से हटा दो। इसके अलावा कई स्थानों पर किसान, जमींदार और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। यानी बहुत सारे नेता भी थे जो जनता को क्या कर रहे थे? उकसा रहे थे।
इसके अलावा शाहमल उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगने के एक कहते हैं एक गांव के 84 गांव नाम लिखा हो, ठीक है भाई। अभी ये पैराग्राफ में आएगा, 84 गांव थे उनके अधीन में, और साथ ही साथ में बड़ौत परगना है, याद रखना कौन सा परगना है, बड़ौत परगना, ठीक है, शाहमल नाम है, वो उनकी अगुवाई कर रहे हैं वहां से। इसके अलावा छोटा नागपुर में स्थित सिंह भूमि में एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने क्या किया, छोटा नागपुर पता है किसको बोलते हैं, झारखंड, ठीक है, छोटा नागपुर किसको बोलते हैं, झारखंड। गोनू ने इस इलाके में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया, ठीक है भाई। अगले पेज में जो आपका ब्लू कलर का बॉक्स है, में शाहमल के बारे में बताया गया है। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के क्या है कि आपके गांव में रहने वाले थे, और वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो कि 84 देश यानी 84 गांव में फैला हुआ था, और इस इलाकों में जमीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस उपजाऊ भूमि, और यहाँ के लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था। यहाँ की मिट्टी काली नम थी, और बहुत सारे जो ग्रामीण जो थे अमीर लोग रहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि अंग्रेजों ने जो ये टैक्स सिस्टम लागू किया है, जो भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू किया है, ब्रिटिश वालों ने, ये दमनकारी है, और ये जनता से क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती लगान वसूल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान जो है उनके हाथों से जमीन जा रही है, वो कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। इसकी वजह से जो शाहमल थे उन्होंने क्या किया, 84 देश के यानी 84 देश का मतलब गांव है, उन गांव के मुखियाओं को, काश्तकारों को किया, रातों रात उन्होंने गांव में जाकर बात रखी, लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने किया, और बहुत सारे लोग क्या है दूसरी जगहों से भी जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना चाहते थे, वो भी इसमें शामिल हुए, और अंग्रेजों का इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया था। ये देखिए क्या कहते हैं, अब विरोध, उत्पीड़न और अन्याय में तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगे, और किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े। महाजनों, व्यापारी जो है घर बार उनके लूट लिए गए, किसान घर छोड़ दिए गए, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो साहूकारों पर हमला करते और उनको लूट लेते हैं। बेदखल भूस्वामियों की किनी गई जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिया, यानी कि आपने कभी ऋण लिया था और आपसे जमीन क्या है साहूकारों ने हड़प ली, तो ऐसे लोगों ने क्या किया, वो जमीन दोबारा उनसे छीन ली थी। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारत, नदी पुल ध्वस्त कर दिए गए, पर खोद दी गई। क्यों किया ऐसा, ना आ सके। इसकी वजह यह थी कि सरकारी फौज का रास्ता रोकना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज डायरेक्टली। आ रही बात समझ में, लड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था, उन्हें दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों का रसद पहुंचाई, यानी उनको अपनी खबर पहुंचाई, और ब्रिटिश आपका हेड क्वार्टर ने मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचालन किया। बेसिकली इन्होंने अंग्रेजी सेना आ ना सके इसके लिए इन्होंने रोड खोद दिए, पुल गिरा दिए, बांध तोड़ दिए, ऐसे सब काम किए। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही है, नीचे देखो एक और बारे में बताया गया है, इसका नाम क्या है, मौलवी अहमद अब्दुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह, बहुत सारे मौलवियों में से एक थे ये, और हैदराबाद में एक शिक्षित थे ये, काफी कम उम्र से ही उपदेशक बन गए, यानी इसी तरह प्रवचन देते थे जैसे देता हूँ, ठीक है। ये भी मौलवी अहमदुल्ला, और 1856 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार किया कि अंग्रेज जो है वो हमारे धर्म के हिसाब से शासन करते, हमें इसका विरोध करना चाहिए। वो क्या करते थे, जगह जगह पर जाते थे, गांव गांव पर जाते थे, घूम घूम कर वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को अपनी बातें बताते थे। बहुत से लोग उनके साथ जुड़े भी कि भाई, उनको समर्थन भी मिला था, और ब्रिटिश अफसर इस बात, जो शासक थे, ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग और बहुत सारे मुसलमान मानने, और समझते थे कि वह इस्लाम को आदर्श के ओतप्रोत है, वो दिशा निर्देश दे। जब 1856 में वह लखनऊ पहुंचे तो उन्हें शहर में उपदेश देने से, और 1857 में
फैजाबाद में जेल में बंद कर दिया। फैजाबाद अयोध्या जगह पर इनको क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। यह होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। और ध्यान रखना आपसे, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से तो चुना गया मौलवी। उन्होंने चिन्हट से विख्यात संघर्ष कर लिया हेनरी लॉरेंस और सैनिक टुकड़ों को फूकी खानी पड़ी। तो सेनाएं जो थी उस समय क्या हो गई, तो भाई क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ, है ना। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग कहते थे कि ये जो काम करते हैं वो हर किसी की बस की बात नहीं है, जरूर इनके पास कोई जादुई शक्ति है, अंग्रेज भी उनका बाल बाका नहीं कर। काफी हद तक इसी विश्वास में लोग जो है उनके साथ जुड़ रहे थे और उन्हें बहुत ज्यादा वैल्यू मिली। अब बात करेंगे अफवाहों के बारे में और भविष्यवाणी के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कॉन्सेप्ट आएगा कल की क्लास में, बोला था, और ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आता भी है यहाँ से। देखो 1857 के समय में तरह तरह की अफवाहें और भविष्यवाणी के जरिए लोगों को क्या किया गया, उठ खड़ा होने के लिए उकसाया गया, यानी आंदोलन में जुड़ो जुड़ो जुड़ो। लोगों को उकसाया जा रहा था अफवाहों के पीछे। जैसा कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को उस कारतूस के बारे में बताया जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था। का कहना था कि अगर वह इस कारतूस को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएगा। सिपाहियों का इशारा इनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में दिए गए थे उन्हें अंग्रेजों के द्वारा। कौन सी राइफल थी, इनफील्ड। भाई मैंने बताया था आप लोगों को, अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, नहीं है भाई इसमें गाय और सुअर की चर्बी, परंतु वो नहीं माने। है कहते हैं चबाने पे चबता है, ज्यादा चबता ही रहता है इसलिए। देखो आगे कहता है, लेकिन ये अफवाह उत्तर भारत की छावनी में जंगल की आग की तरह फैली दूसरी जगह। और मैंने आपको कल उदाहरण भी दिया था इस जंगल की आग एक ऐसी आग होती है जो बुझाए नहीं बुझती, यानी एक बार आग पकड़ ली तो फिर ठीक उसी तरीके से अफवाह फैल गई तो लोग बात पे भरोसा। तो कुछ समय पहले एक अफवाह फैली थी जब हम छोटे थे, 2014-15 में, शायद तुमको तो याद भी, नमक की, नमक बहुत महंगा हो जाएगा, लोगों ने बहुत सारा नमक खरीद के रख लिया था। तुमको याद है, तुमको याद है, आप लोग तो बहुत छोटे हो गए 2015, पहली दूसरी में पढ़ रहे हो गए, मैं 12वीं में पढ़ रहा था, मैं 12वीं में पढ़ रहा था, मैं 12वीं में पढ़ रहा था जब आप पहले दूसरी में पढ़ रहे थे। चलो देखो, इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है और राइफल इंटर कहता है आपका इंस्ट्रक्शन डिपो, जहां पर ये बनता ही था एक तरीके से, में कमांडेड कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हम दमदम स्थित शस्त्रगाह में काम करने वाले निचली जाति के खालिसा। देखो अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है। अब क्या होता है कि भाई एक डिपो था, जैसे आज भी पुणे में है, राइफल फैक्ट्री है भारत की, तो वहां पर राइफल आपका इंस्ट्रक्शन डिपो था, यहाँ पर राइफल बनाई जाती थी। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ कि एक खालिसा नाम का एक जाति का व्यक्ति है और एक ब्राह्मण था, तो खालिसा ने क्या किया, भाई ब्राह्मण से कहा कि भाई मुझे पानी पिला दो थोड़ा, तो उसने पानी देते हुए मना कर दिया, कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और तुम खालिसा हो, मैं तुम्हें अपना लोटा नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसा उसने देखा। तो निचली जाति का एक खालिसा ने जनवरी 1857 के तीसरे सप्ताह में ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पीने से उसे इनकार कर दिया कि निचली जाति के व्यक्ति से लोटा छूने से वो क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खालिसा ने जवाब दिया कि वैसे भी तुम्हारा जल्द ही तुम्हारी जो जाति है वो भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर से लगी जो चर्बी है उसको कारतूसों को दांत से खींचना पड़ेगा। ठीक है भाई,
इस रिपोर्ट को विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल था। ये कहना बहुत मुश्किल था कि ये बात सत्य है, गलत है। इसमें कोई शक नहीं था कि जब एक बार अफ़वाह फैलनी शुरू हो गई, तो अंग्रेजी अफ़सर तमाम जो है आपका आश्वासन के बावजूद भी वो क्या नहीं कर सकते, इसे ख़त्म नहीं किया जा सका। और इस सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा भी था। अच्छा, सिपाहियों में गहरा गुस्सा क्यों था? पहले जब अंग्रेज़ शुरू में आए थे ना, हमसे भाईचारा रखते थे। हमारे साथ खेलते थे, हमारे साथ शिकार पे जाते थे, हमारे साथ बैठते चीखते थे। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीता, अंग्रेज़ों में श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न होने लगा। ऐसी लाइनें भी नीचे आई, आपको पहले बता रहा हूँ। और अंग्रेज़ हमें बहुत ज़्यादा भेदभाव करने लगे हमसे। अगर आपने मंगल पांडे वाली फ़िल्म देखी है 1857 में, आप देखोगे तो भारतीयों को डायरेक्टली काला कुत्ता बोलते हैं। सीधा भारतीयों को बोलते थे तुम काला कुत्ता हो, ठीक है? देखो कहता है 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में ये अफ़वाह कहीं नहीं थी। ये अफ़वाह मिज़ोरम से थी। देखो अफ़वाह अब तक क्या आई, पहली अफ़वाह वही वाली आई और उस अफ़वाह का जो स्रोत है वो अंग्रेज़ों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भई राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो था। वहाँ पर एक खालिसा और ब्राह्मण के बीच में पानी का क्या है विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद उसने ये बोल दिया। और ऐसा भी माना जाता है कि ये बात सत्य है या नहीं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। में ऐसा कहा था या नहीं कहा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा था नहीं। देखो क्या कहता है, अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रची। अब यहाँ पर देखो, बहुत से लोग इसलिए भरोसा कर रहे थे इस बात पे क्योंकि उनका कहना था कि अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमान का दोनों का धर्म नष्ट कराने की नीति अपनाई, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों ने ऐसी बहुत सारी नीतियाँ बनाई थी, जो पहले भारतीयों में नहीं थी, अंग्रेज़ों में होती थी। जैसे वो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आते हैं, जैसे वो भारत में अपना मेडिकल साइंस लेकर आते हैं, यानी हॉस्पिटल बनाते हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर आए जैसे कि बताया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे नियम ऐसे थे, जो भारत के नियम पहले चलते थे, लेकिन उन्होंने उनको हटा दिया। जैसे सती प्रथा इन्होंने अंग्रेज़ों ने हटवा दिया था, विधवा पुनर्विवाह को संचालित कर दिया था। तो वो ऐसा लग रहा था कि वो क्या करना चाहते हैं, हमें भी ईसाई बनाना चाहते हैं। बहुत से लोगों का एक अफ़वाह फैलाने वालों का कहना था कि इस मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेज़ों ने बाज़ार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डी का चूरा मिलवा दिया है। ये भी अफ़वाह थी। और शहरों की छावनी में सिपाही और आम लोगों ने आटा छूने से भी इनकार कर दिया। चारों तरफ ऐसा भयानक दृश्य या आपका शक बना हुआ था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं और यह आपका बेचैनी बहुत तेज़ी से फैली। ब्रिटिश अफ़सरों ने लोगों को अपनी बात को यकीन दिलाने के लिए भरपूर या भरसक प्रयास किए, लेकिन नाकामयाब रहे और इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया या झिंझोड़ा। साथ ही साथ ये भी कहता है कि किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान के लिए इस भविष्यवाणी से बल मिला और प्लासी देखो एक क्या थी, इसके अलावा एक अलग से ये भी अफवाह थी कि प्लासी के जंग के 100 वर्ष साल पूरे होते ही यानी 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मैंने बताया था आप लोगों को कि बात सिर्फ अफवाह तक सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न गांवों में चपातियाँ जो हैं वो बाँटने वाली रिपोर्ट आ रही थी कि भाई बहुत सारे व्यक्ति ऐसी है जो एक गाँव से दूसरे गाँव जाता है, चपाती बाँटता है और उस चपाती के अंदर कुछ मैसेज भी देकर आता है। कहता है बताते हैं कि रात को एक आदमी है ना गाँव में आकर चौकीदार को चपाती देता था और 4-5 चपातियाँ बनाकर अगले गाँव में पहुँचाने का निर्देश देता था। इसका मतलब ये था कि एक गाँव से सूचना दूसरे गाँव में और दूसरे गाँव से सूचना तीसरे गाँव में। ये प्रोसेस आगे चलता ही रहता था। यह सिलसिला यूँ ही चलता जाता था और चपाती बाँटने का मतलब मकसद ना केवल उस समय स्पष्ट था, ना ही आज स्पष्ट है। आज ये समझ नहीं आता भई ये क्यों बाँटते थे चपाती, क्या रीज़न था? बट ये क्लियर है, लेकिन उसमें इसमें कोई शक नहीं था कि लोग इससे अपनी होने वाली उथल-पुथल की ओर खेत मान रहे थे। तो भई समझ में आ गया? जो नेक्स्ट कौन हम अपनी अगली क्लास में